हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 50 क्वेश्चन का ये सेट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे यूपीएससी के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए और जेपीएससी के लिए। जेपीएससी का तो अभी प्रीलिम्स के एग्जाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आगे आता है तो उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। यानी कि जितने भी स्टेट पीसीएस है और प्लस हमारा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है, तो उनसे संबंधित ये क्वेश्चन को टारगेट किया जा रहा है और काफ़ी ही डेप्थ में इस क्वेश्चन को दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले देखें तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय के बारे में हमको पता करना है। ढेर सारी यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आती है और यहाँ पर उन सारे यूरोपीय कंपनियों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आती है, तो इसमें पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा है फ्रांसीसी, सी में है डच और डी में है ब्रिटिश। आते सब हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले कौन आते हैं तो ये आता है पुर्तगाली आते हैं। और खास करके देखा जाए तो एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सबसे पहली बार हमारे इंडिया में इसका प्रादुर्भाव होता है और यह केरल के तट पर जमोरिन जो वहाँ का शासक था और कालीकट जिसको कहा जाता था वहाँ के एरिया को, यानी कि वहाँ का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने इससे वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया है, यानी कि 1498 में यह हमारे भारत में प्रवेश करता है और यहाँ काली मिर्च का एक देखा, इस काली मिर्च का क्या क्वालिटी है और जो यहाँ से लेकर गया और कितना उसका मुनाफा कमाया, उसके आधार पर बाकी सब जो वहाँ के यूरोपीय कंटिनेंट के देखा जाए तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं और हमारे देश में व्यापार करने के लिए यहाँ पर यानी कि उपाय सोचते हैं। तीसरा चीज़ जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है कि किसी भारतीय राजा ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? किस भारतीय राजा ने? पहला है जमोरिन, बी में है जमोरी और सी में है मुपला और डी में है नंबूदरी। इस सब जितने भी थे ये क्या थे, यानी कि देखा जाए तो कालीकट केरल के तट पर रहने वाले सारे लोग थे। एक जमोरी नहीं था, बाकी मुपला भी थे, यहाँ पर नंबूदरी भी थे और जमोरिन जो है यहाँ के शासक थे और यही ने क्या किया था, वास्को डी गामा को कालीकट के तट पर यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया था। और वास्को डी गामा आया था कब? यह 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा हमारे भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग का निर्माण किया? पहला दुर्ग का निर्माण करने वाले देखिए पुर्तगाली तो कौन था, तो इसमें पहला दे रहा है कोचीन में, बी में है मछलीपट्टनम, सी में सूरत और डी में है कालीकट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला ए हो जाएगा, यानी कि कोचीन में। और पुर्तगालियों का सबसे पहला दुर्ग यानी कि किला बनाने का काम यह कोचीन में किया जाता है, जो केरल की तरफ है, केरल के तट पर है और यहाँ पर इनका शुरुआत होता है दुर्ग बनाने का निर्माण कार्य और आगे चलकर और भी जगह पर ये लोग बनाते हैं। इस ऑप्शन का यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? प्रथम वायसराय पुर्तगाली उपनिवेश का, तो पुर्तगालियों में यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही सिर्फ वायसराय या गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे। यहाँ देखा जाए तो पुर्तगाली में भी हुआ करते थे और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि वायसराय कौन था? खास करके देखा जाए तो वायसराय के नाम से यहाँ पर ये लोग प्रसिद्ध होते थे। और इसमें अल्बो करके दिया है, दूसरा दिया है अल्मीडा और सी में दिया है हेनरी नेविगेटर और डी में दिया है बार्थोलोमेओ डियाज। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अल्मीडा जो है इसने ही यानी कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय इसको घोषित किया गया था और हमारे भारत में आकर इसने शासन किया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। बंदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर आदि फैक्ट्रियों में कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? यहाँ पर 4 प्लेस दिए गए हैं और इन 4 प्लेस पर सबसे पहले देखना है कि फैक्ट्रियों की स्थापना को सेंस को लेकर देखना है कि इन चारों जगहों में सबसे पहले देखा जाए तो पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों को, कारखानों को स्थापित किया था। तो इसमें हमारा दिया है बांदेल, हुगली, चिंसुरा, श्रीरामपुर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, यानी कि हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में प्रथमतः
सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, यानी कि सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले, और वो भी यानी कि प्रथमतः यानी कि सबसे पहले, तो जो पहले आए थे वहीं किए थे। सवाल यहीं पर है। तो इसका मतलब है कि पुर्तगाली पहले आए थे और पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का ये लोग प्रथम मतलब कि यह महारत हासिल करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन सी यूरोपीय शक्ति करते थे? यहाँ पर सवाल उठता है क्या, समुद्री डकैती हेतु देखा जाए तो यहाँ पर हुगली का उपयोग कौन सी यूरोपीय यात्री करते थे? तो हुगली क्षेत्र जो है वहाँ पर पुर्तगालियों का वहाँ पर क्या है, उनका अपना आधिपत्य है, और वहाँ पर इस तरह के समुद्री डकैती जो है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो यहाँ पर इन लोगों का जो कारोबार था उस तरह का देखा जाए तो यहाँ पर कौन करते थे, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति द्वारा आरंभ की गई थी? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा आरंभ किया गया था? और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का। तो यहाँ पर है पहला ए ऑप्शन डचों द्वारा, बी में है फ्रांसीसी द्वारा, सी में है ब्रिटिश द्वारा और डी में है पुर्तगाली द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरह के संयुक्त पूंजी कंपनी का जो यूरोपियन शक्ति द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डचों द्वारा ये कार्य किया गया था। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन में है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डचों का कारोबार देखा जाए तो पटना में स्थापित हुआ है, और यह वहां पर अगर देखा जाए तो यानी कि ये डच जो है पटना में किस वर्ष इन्होंने देखा जाए तो अपना कारोबार वहां पर स्थापित किया था, फैक्ट्री स्थापित किया था पटना में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1632 में, 1634 में, फिर 1732 में, फिर 1832 में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, और 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब निर्माण किया जा रहा था और इस कंपनी को अधिकार ये दिया जा रहा था कि ईस्ट के देशों में आपको जाकर व्यापार करना है, और ये जो अधिकार पत्र पर साइन जो किया जा रहा था उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, यहाँ है महारानी विक्टोरिया और जेम्स प्रथम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ पर देखा जाए तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, एलिजाबेथ प्रथम के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण कार्य किया जा रहा था, और वह इंग्लैंड के शासक यानी कि एलिजाबेथ प्रथम थी। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी वहाँ के शासक तो एलिजाबेथ प्रथम थे, लेकिन हमारे भारत में कौन सा किसका शासक था? यह हमारा भारत किसके आधिपत्य में था जिनका यहाँ पर शासन होता था? तो यह जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी तो ये बात आती है 1600 ईस्वी में, और आप देख सकते हैं कि 1600 ईस्वी के आसपास मुगल डायनेस्टी चल रहा था, और इस मुगल डायनेस्टी में देखें तो अकबर का शासन पीरियड जो है यह शुरू होता है, कब से शुरू होता है? यह 1556 से शुरू होता है, और यह 1605 ईस्वी तक, 1605 में यह डेथ करता है, इसको मृत्यु प्राप्त होती है। और 1600 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की जा रही थी? 1600 में की जा रही थी, और यहाँ टाइम पीरियड किसका रहा है? अकबर का आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अकबर ही यहाँ पर यानी कि हमारे भारत में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी यानी कि इंग्लैंड में, तो भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन में है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में, कहां पर है? सूरत में सर्वप्रथम अपना
कारखाना स्थापित किया था? सूरत की बात आ रही है यहाँ पर। सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने वाला यहाँ पर देखा जाए तो कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेजों ने सूरत में स्थापना किया था सर्वप्रथम अपनी कारखाना, या पुर्तगालियों ने, या फ्रांसीसियों ने, या डचों ने। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपनी कारखाना स्थापित किया था। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, बंगलौर, मद्रास, मसलेपट्टनम तथा सूरत में से 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिलती है? कहां पर? तो आप अगर इन चारों स्टेट के यानी कि चारों इन जगहों की बात करते हैं तो 1613 ईस्वी में आप यहां देख सकते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है इन चारों में देखा जाए तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि ए। अभी हम लोगों ने जस्ट इसका क्वेश्चन किया था लेकिन वह डेट से संबंधित नहीं था, यहाँ पर डेट भी दे दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कब अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में। और यह शायद 1308 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक ब्रिटिश से यात्री यहाँ पर आया हुआ था और वहीं यहाँ पर क्या किया था, यानी कि इससे अनुमति लिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, और इसी में यानी कि सूरत में व्यापार करने का उसको अधिकार मिला था। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? स्वाली नामक स्थान पर हराने की बात आ रही है। किस पुर्तगालियों को यानी कि किस अधिकारी ने? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वह अधिकारी कौन है? अंग्रेज अधिकारी है जिसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। यह क्वेश्चन देखा जाए तो यह प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है इसका मतलब ऐसा कांड हुआ है या ऐसी घटना इससे संबंधित हुई है। तो अब सवाल उठता है कि स्वाली नामक स्थान पर हराने का काम जो अंग्रेजों का अधिकारी था वह किया है कौन? ऑप्शन है थॉमस वेस्ट, बी में है जॉन सरमन, सी में है फ्रांसिस डे और डी में है चार्ल्स आयर। तो हमारा ऑप्शन होगा क्या? थॉमस वेस्ट। और यह कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। इस तरह से देखा जाता है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक है जी, तो यहाँ पर कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया है कि जॉब चार्नक, बी में है गेराल्ड अंगियर, सी में है फ्रांसिस डे और डी में है जॉन सरमन। और यहाँ पर स्थापना किसकी की जा रही है? कलकत्ता की स्थापना की जा रही है। तो कलकत्ता की स्थापना करने वाला व्यक्ति है ए ऑप्शन, यानी कि जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना किया था। कलकत्ता नामक जो शहर है उसकी स्थापना इसने किया था। उसके डिजाइन यानी कि स्थापना के सेंस यहाँ पर क्या है? डिजाइन वहाँ पर, ठीक है, इस तरह का एक इंजीनियर था जिसने वहाँ पर उस शहर की डिजाइन किया था और वहाँ पर उसको स्थापित किया गया था। अब सवाल उठता है तो फिर बम्बई का डिजाइन किसने किया था? किसने स्थापना किया था? तो गेराल्ड अंगियर, इसने क्या किया था? बम्बई का इसने डिजाइन किया था और इसके द्वारा वहाँ स्थापना किया था। फिर मद्रास का भी, तो मद्रास का क्या होगा? फ्रांसिस डे, और ये है मद्रास शहर का, मद्रास का इसने क्या किया था? स्थापना किया था, उसका डिजाइन किया था। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि हमारा ऑप्शन है क्या? यानी कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो हमारा ए ऑप्शन जॉब चार्नक था। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? बम्बई को यहाँ पर बात आ रही है कि किससे प्राप्त किया था। अब जानते हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले बम्बई पर अधिकार किया था और वह अपनी जो उनकी एक महारानी थी कैथरीन की जो शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश राजकुमार थे, और वहाँ पर पुर्तगालियों ने इस बम्बई को दहेज में दे दिया। कहाँ किसको दे दिया? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और कुछ पैसे के एवज में दिया। अब सोचिए शादी हो रही है कहाँ? यूरोप में, और दहेज में हमारा भारत का पार्ट यानी कि बम्बई को दिया जा रहा है। कितनी उनकी अपनी धाक थी, कितना जलवा था। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन करें कि बम्बई किससे प्राप्त किया? तो पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और 17 क्वेश्चन का आंसर हमारा सबसे पहले देखें तो इसमें है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र यानी कि राज्य अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था?
अफीम उत्पादन। अफीम, आप जानते हैं अफीम के बारे में, यह क्या है? तो अफीम का उत्पादक जो है वह कौन सा प्रसिद्ध था? तो इसमें दिया है कि बिहार, फिर बंगाल, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और ए प्रसिद्ध था अफीम के उत्पादन के लिए। आज भी हमारे बिहार में देखा जाता है अफीम किसी न किसी एरिया में विशेष रूप से इसको उत्पादन किया जाता है, और यह अंग्रेजों के शासनकाल का ही देन है जो यहाँ पर प्रचलित किया गया। यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? औरंगजेब द्वारा। सोचिए, मुगल वंश में बहुत सारे ऐसे शासक हैं जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय आती है, और जब यानी कि अकबर के समय आती है, इनकी स्थापना होती है, और आगे चलकर देखा जाए तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 3 शासक ऐसे थे जहां पर देखा जाए तो इनके साम्राज्य में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी एक्टिविटी करती है तो बिना अनुमति का वो नहीं करती थी। दूसरी बात है कि जो भी उनको अनुमति मिलती थी, ठीक है, एक सीमित दायरे में मिलती थी। उनका अपना धाक नहीं जम पाता था या उनका दाल नहीं गल पाता था, ठीक है। अगर वो किसी तरह का गड़बड़ी करते थे यहाँ पर तो फिर उनको पनिशमेंट भी किया जाता था, यानी कि मुगल बादशाहों के द्वारा पनिशमेंट भी किया जाता था। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जो उत्तरवर्ती शासक होते हैं मुगलों का, उस समय देखा जाए तो वो बस कठपुतली शासक रहते हैं, और यहाँ पर अंग्रेज उन्हीं कठपुतली शासकों के अंडर में रह के और यहाँ पर अपनी राजनीतिक परिवेश यहाँ पर करते हैं। और फिर यहाँ पर देखा जाए तो राजनीति पर भी, यानी कि भारत के इस बाकी सब क्षेत्र पर भी धीरे धीरे आधिपत्य अपना जमाने लगते हैं, और भारत पर राजनीतिक प्रादुर्भाव भी इनका होता है भारत में। और इस तरह से देखा जाए तो हर तरह से हमारे भारत को क्या करते हैं? अपने मुट्ठी में जकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अंग्रेज द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था किस गवर्नर को? ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहला है कि सर जॉन चाइल्ड, बी में है फ्रैंकोइस कैरो, और सी में है फ्रैंको मार्टिन। तो औरंगजेब के द्वारा अगर किसी को निष्कासित किया गया है तो वह कौन होना चाहिए यहाँ पर? तो सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड अंग्रेजों के गवर्नर थे और इन्हीं को निष्कासित किया गया औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? अब यहाँ पर फ्रांसीसियों की बात आती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कोचीन में सबसे पहला फैक्ट्री किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। सूरत में किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और फिर यहाँ पर बात आ रही है कि इसका फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सूरत में, बी में है चंद्रनगर में, और सी में है मछलीपट्टनम में, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसियों का भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी क्या है? अपनी पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित होता है। टाइम दोनों का अलग अलग है, लेकिन स्थापना दोनों का पहले शुरुआत सूरत से ही होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि काल्वर्ट, बी में है सर जॉन चाइल्ड, और सी में है फ्रैंकोइस कैरो, और डी में है फ्रैंको मार्टिन। अब भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक का बात यहाँ पर आती है। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की कंपनी है, और इसमें देखें तो फ्रांस के एक शासक थे लुई 14वां का नाम आप जानते हैं। और लुई 14वां के समय में उनके प्रधान सेनापति कौन थे? काल्वर्ट थे। कौन थे? काल्वर्ट। और इन्हीं के सहयोग से फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया जाता है, और ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए उनको अनुमति दिया जाता है। तो अगर ये बात आता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर काल्वर्ट आएगा, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। इनके सहयोग से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन एक स्वतंत्रता पूर्ण भारत आया? स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्रता के पहले भारत में आया, लेकिन सबसे अंत में आया। यहाँ पर दिया है ए ऑप्शन में फ्रांसीसी, और डच दिया यहाँ पर बी में, सी में इंग्लिश है, और डी में पुर्तगाली है। इन 4 कंपनियों में से सबसे लास्ट में देखा जाए तो कौन आता है यहाँ पर? या बाकी जितने भी यूरोपीय कंपनी थी, ये 4 ही नहीं, बाकी सारे यूरोपीय कंपनी जो हमारे भारत में आई हुई थी, और उनमें देखा जाए सबसे अंत में आने वाले कौन थे? तो वह फ्रांसीसी थे। और यहाँ पर फ्रांसीसी अगर ऐसा यहाँ आ रहे हैं, यानी कि इनका प्रादुर्भाव जो होता है
64 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहले कौन आए थे, तो पहले आपको बता ही दिया गया, क्वेश्चन में मिला हुआ था, यानी कि पुर्तगाली आए थे 1498 में और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आता है। और क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन होगा, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली, और पुर्तगाली पहले आते हैं, लेकिन सबसे बाद में यहाँ से वो पलायन करते हैं, जाते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो सबसे लास्ट में आने वाले हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से, भारतीय भूभाग को अर्जित करने का उद्देश्य से, उस पर कब्जा करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की अनुमति, अब यहाँ पर नीति आरंभ की। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डुप्ले, फिर दिया है बी में अल्मेडा, सी में दिया है अल्बुकर्क और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारतीय भूभाग पर अगर कब्जा करने की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है और वह भी अगर यहाँ के शासकों के झगड़ों में भाग लेकर, तो यहाँ पर वो काम किया है डुप्ले ने, यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर यानी कि डुप्ले का यह दुस्साहस होता है और इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, कालीकट में स्वागत करने की बात आ रही है। पहला ऑप्शन दिया है गैस्पर कोरिया, बी में है जमोरिन और सी में है अल्बुकर्क और डी में है डॉन अल्मेडा। तो कालीकट का शासक जमोरिन थे और उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया है और वहां पर वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री है यह 1498 में वहां पर पहुंचा और जमोरिन के द्वारा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, जमोरिन के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। पहला दिया है डियाज, बी में दिया है अल्मोड़ा और सी में दिया है अल्मोडा, यानी कि अल्मेडा भी इसको कह सकते हैं, किसी किसी बुक में अल्मेडा भी नाम आता है। सी में दिया है वास्को डी गामा और डी में दिया है अल्बुकर्क। अगर देखें तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय का हमारा आंसर हो जाएगा अल्मोडा या अल्मीडा, इसने ही सबसे पहले वायसराय का पद धारण किया था। लेकिन देखा जाए तो पुर्तगालियों का अगर भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है तो कौन होता है, अल्बुकर्क होता है, अल्बुकर्क यानी कि पुर्तगाली गवर्नर आगे चलकर ही आता है जिसने गोवा को यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था 1510 ईस्वी में। यह व्यक्ति ऐसा है, यह कहता है कि भारतीय महिलाओं से अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या यहाँ पर अधिक करने के लिए यहाँ पर कहता है कि भारतीय महिलाओं से शादी किया जाए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अनुमति दिया था कि हम पुर्तगाली व्यक्तियों को भारतीय महिलाओं से शादी करना चाहिए ताकि जनसंख्या बढ़े, हम लोग की जनरेशन यहाँ पर आए, ठीक है, जो आगे चलकर कर्मचारी के रूप में या हमारे जो साम्राज्य जो बन रहा है यहाँ पर उसको देख रेख करने के लिए इस तरह का यहाँ पर एक एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पर इनकी संख्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि अल्मेडा होगा, यानी कि प्रथम वायसराय, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। 25 क्वेश्चन में है कि भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, अभी हम लोगों ने जस्ट इसको बात को कहा था, वास्तविक संस्थापक कौन है, यानी कि कौन हो जाएगा, अल्बुकर्क। आपको पता चल गया है पहले ही, अल्बुकर्क ही क्या था, पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक इसको कहा गया है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग का निर्माण करने की बात आ रही है पुर्तगालियों द्वारा, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन अंजीदेओ में, बी में दिया है कोचीन में, सी में कन्नानौर में और डी में दिया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का चर्चा हो चुका है, ठीक है, और फिर यहाँ रिपीट हो रही है। और पुर्तगालियों के पहले अपनी फैक्ट्री जो होती है कहाँ पर, कोचीन में यह दुर्ग जो होता है कोचीन में स्थापित करते हैं और दुर्ग वहाँ बनाते हैं तो अपना कारखाना भी वहाँ पर डेवलप करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन सा करता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन करता था, पुर्तगाली व्यक्ति करते थे, यानी पुर्तगाली, और इस तरह से देखा जाए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी।
कौन सी एक फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? पुर्तगाली का योगदान किस फसल में होता है जो हमारे भारत में प्रचलित थी? पहला ऑप्शन दिया है कि अफीम, बी में दिया है पान, और सी में दिया है कॉफ़ी, और डी में दिया है मिर्च। अफीम के बारे में तो आपको पता है कि डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था और पटना से ही अपना अफीम की व्यापार शुरू किया था। अफीम का कारोबार यानी कि डचों के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर बात है कि पुर्तगालियों के द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर क्या क्या लाया गया है हमारे भारत में, उनका क्या क्या योगदान होता है? तो सबसे पहले देखिए तो मिर्च, तंबाकू, आलू, मिर्च, तंबाकू भी हो जाता है, आलू भी पुर्तगालियों के द्वारा योगदान दिया गया है। और फिर उसके बाद देखें तो मूंगफली, ये 4 फसलें ऐसे हैं, ठीक है, जो पुर्तगालियों का इसमें काफ़ी योगदान है। इनके द्वारा यहाँ पर उत्पादन शुरू किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। इस फसल को उपजाने का विधि पुर्तगालियों को पता था और तब से हमारे समाज में देखा जाए, हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय समाज के यानी कि किसान वर्ग में देखा जाए तो परंपरा बन गई, तब से इसको उपजाया जाने लगा। यानी कि इसका श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। तो इस ऑप्शन में देखें तो मिर्च, तंबाकू, आलू, मूंगफली, ये 4 हमारा यहाँ पर फसल है और इसमें मात्र यहाँ पर डी हो रहा है यानी कि मिर्च। तो इसमें से देखें तो अगर इस ऑप्शन में से कोई भी यहाँ पर सेट होता तो सब हमारा क्या होता? आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से सिर्फ एक ही है हमारा मिर्च यानी कि डी ऑप्शन होगा, बाकी सब इसमें पुर्तगालियों का योगदान नहीं था। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे की बात आ रही है कि स्थापना उसने किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए कि जैसे हम देखते हैं कि पहला है कि नागपट्टनम, फिर है चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, फिर उपरोक्त सभी। अगर हम देखें तो इतने सारे एरिया जो आ रहा है ये डचों के व्यापारिक अड्डे थे और इतने सारे विशाल जगहों पर देखा जाए तो डच अपना व्यापारिक अड्डा बनाए थे और उनका व्यापार भी अपने आप में बहुत बड़ा था। देखा जाए तो डच जो है, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई टक्कर देने वाला था तो डच ही था और डच लोग इनको टक्कर दिए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो बाद में ये लोग भारत का छोड़कर यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जाकर अपना व्यापार शुरू करने लगे। और यहाँ से देखा जाता है यानी कि उपरोक्त सभी हो गए, यानी सभी जगहों पर डचों ने क्या किया था? अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इंग्लैंड का शासक कौन था? अगर यहां पर देखें तो यहां पर पहला दिया है कि चार्ल्स प्रथम है, बी में है जेम्स प्रथम, सी में है एलिजाबेथ प्रथम और डी में है जेम्स द्वितीय। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड का यह कौन थे यानी कि शासक थे और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण हो रही थी। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार प्राप्त होने की बात आ रही है, भारत में सबसे पहली बार अधिकार प्राप्त होने की बात आ रही है, तो यह बी ऑप्शन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास में पहला ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी में है फोर्ट विलियम, सी में है मार्बल पैलेस और डी में है एलिफिंस्टन सर्किल। तो मद्रास का नाम जब भी आता है तो यहाँ पर इसको हम लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं इसको, और फोर्ट विलियम आता है तो ये कलकत्ता के सेंस में जाना जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई किससे लिया था? तो यहाँ पर है ऑप्शन में डचों से, फ्रांसीसियों से और डेनिशों से, पुर्तगालियों से। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, पुर्तगालियों से बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। ठीक है, यानी कि दहेज के रूप में अगर कहा जाए तो ये उचित होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, 34 में है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की एक कंपनी है और यह किसके शासनकाल में? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर शासकों का नाम दिया हुआ है
और किसके शासनकाल में यहाँ पर इसकी स्थापना होती है? तो पहला दिया है लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें, फिर लुई 15वें, लुई 16वें। तो यहाँ पर ई ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। और लुई 14वें के शासनकाल में इस कंपनी को स्थापित किया जाता है और इनके प्रधान सेनापति कोबाल्ट जो है, ठीक है, उन्होंने उनके सहयोग से इसको स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि सर टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई। क्या सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति जहांगीर द्वारा जो दी गई, तो सर टॉमस रो के योगदान है वहां पर, यानी कि उन्हीं के द्वारा किया गया था। क्या इसका आंसर होगा? फिर है बी में, दूसरा में, पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाल दिया गया। और 3 में है, कश्मीर की अपनी यात्रा फादर मोन्सेरेंट ने अकबर के साथ की थी। तो क्या इसका ऑप्शन होनी चाहिए? हमारे आंसर में अगर देखें तो इसका ऑप्शन, यानी कि अगर हम देखें तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या आगरा से उनको बाहर निकाल दिया गया था? नहीं निकाला गया था। मतलब कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट किया, स्वागत किया, उनको हालांकि कुछ मनसब भी दिया, ठीक है, और खास करके देखा तो अपने दरबार में उनको बैठाया। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए काफ़ी मतलब कि रेस्पेक्टफुल वहाँ पर बिहेव आती है जहांगीर के द्वारा इनके पक्ष में। यहाँ पर दिया गया है कि बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सर टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो क्या हो जाएगा? पहला राइट होगा। और तीसरा है क्या? कश्मीर की अपनी यात्रा फादर मोसेराट ने अकबर के साथ की थी। इस तरह से ये भी हमारा राइट है। पहला और तीसरा राइट है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान में इसको पुदुचेरी भी कहा जाता है, कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पांडिचेरी पर अधिकार करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा में कह रहा है कि पांडिचेरी पर अधिकार करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा में कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर अधिकार नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसके आंसर को देखा जाए तो अगर पहला हम कहें कि पांडिचेरी पर अधिकार करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो क्या होगा? राइट होगा। दूसरी है कि पांडिचेरी पर अधिकार करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, यहाँ पर क्या होगा? यानी कि यह गलत होगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर अधिकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर अधिकार किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला सही है। और इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ई होगा, यानी कि ई ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जेसुइट संघ के संस्थापक के सदस्यों में से एक थे, यानी कि किसको कहा जा रहा है? सेंट फ्रांसिस जेवियर को। तो क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। दूसरा में कह रहा है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। वहाँ एक समर्पित एक क्या है? गिरजाघर है। देखिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है, जो जेसुइट संघ के संस्थापक के नामों से जाने जाते हैं, इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई है, इनकी मृत्यु चीन में हुई है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? चीन में। अपने धर्म प्रचार करने के लिए चीन जा रहे थे, और उस चीन में देखें तो वहाँ पर जाते समय देखें तो एक, यानी कि वहाँ चीन में एक द्वीप था। उस द्वीप का ध्यान आता है सेंसियन द्वीप, यानी कि सेंसियन द्वीप में प्रवेश करते समय जो चीनी सरकार के द्वारा वहाँ उसमें बैन किया गया था, किसी को प्रवेश नहीं करना है, उसको प्रवेश करते समय वहाँ पर उनकी स्वास्थ्य खराब होती है और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि चीन में इनकी मृत्यु होती है, तो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि गोवा में प्रति वर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो ये क्या होगा? ये भी राइट होगा, यानी कि ऐसा किया जाता है प्रतिवर्ष। तो हमारा पहला और तीसरा क्या होगा? राइट होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपने फैक्ट्रियों या गोदामों स्थापित किए थे। दूसरा में है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सल्तनत से गोवा को क्या किया था, छीन लिया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर इस क्वेश्चन का जवाब देखा जाए तो हमारा क्या जवाब होनी चाहिए? अगर इस क्वेश्चन में हम अगर देखें तो ऑप्शन सारे यहाँ पर दिए गए हैं। जिस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन का अगर देखें तो क्या होगा, यानी कि पहला फैक्ट क्या होगा, यानी कि कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डचों ने पूर्वी क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियाँ या गोदाम स्थापित किया था, तो ऐसा नहीं था। बी में दूसरा में है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के साथ, ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं इसको, यानी कि गोवा को छीनने का काम किसने किया था, और ये किया था अल्बुकर्क ने किया था। और गोवा किसका अधीन में था उस समय? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन में था, और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था। फिर है कि मतलब छीन लिया था कि मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, यानी कि उस पर विजय हासिल करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। देवी क्या होगा, राइट होगा। दूसरा भी राइट है और तीसरा भी राइट है, दूसरा तीसरा दोनों राइट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी कि दूसरा तीसरा यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के केरल में त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? त्रावणकोर राज्य के बारे में यहाँ पर पता करना है, त्रावणकोर के राज्य की सारी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर पता करना है। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले कह रहा है कि 1729 से लेकर 1758 ईस्वी तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा के बारे में यहाँ पर किया जा रहा है कि 1729 से लेकर 1758 तक इनकी शासनकाल थी। दूसरा में है कि त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 ईस्वी में डच लोगों को क्या किया था, हरा दिया था। और इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान होता है मार्तंड वर्मा का। मार्तंड वर्मा की जो सैन्य शक्तियाँ थी वो अपने आप में काफ़ी विशाल थे, और इसके आगे डचों की शक्तिशाली जो डच थे वह इनके आगे टिक नहीं पाते हैं, और उन पर देखा जाए तो उनको हराने का काम यही मार्तंड वर्मा करते हैं, जो त्रावणकोर के शासक थे। ये भी क्या होगा, राइट होगा। तीसरा में है कि त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। त्रावणकोर ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, आज भी है ज्ञान का यह महत्वपूर्ण केंद्र, और यह परंपरा में चली आ रही है। तो इस तरह से देखें तो तीसरा भी क्या होगा, राइट होगा। पहला भी क्या है, राइट है, यानी कि तीनों कथन हमारा क्या होगा, राइट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, यानी कि 1601 से लेकर 1700 के बीच की बात हो रही है। चतुर्थांश में यानी कि 1625 के आसपास, यानी कि 1601 से 25 प्रथम चतुर्थांश, मतलब कि इसको 4 भाग में बांट दीजिए तो 1625 से 1601 से लेकर 1625 ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो जाता है। में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने, कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? पहला ऑप्शन दिया है भरूच, बी में दिया है त्रिकोल। यहाँ पर ऑप्शन का सेटिंग जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर ये 2 होगा और यहाँ पर ये 3 होगा, 1 2 3 के सेंस में है। और यहाँ पर कूट का प्रयोग करना है। पहला दिया है भरूच, बी में दिया है त्रिकाकोल और सी में दिया है त्रिचिनोपोलो। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सिर्फ भरूच में ही था, और ये हो जाएगा ई ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है, उनको सम्मिलित करना है और यहाँ पर इनका कूट के सहारे इनका आंसर भी देना है। तो सूची 1 की तरफ यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जगह का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या है, यूरोपीय कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से हमको यह इसका क्या करना है, क्लियर करना है कि क्या कौन सा फैक्ट जो है किससे वह सम्मिलित होगा, किससे यह मिलान होगा।
पहला दिया है पांडिचेरी, और फिर गोवा दिया है, त्रावणकोर, मद्रास, और डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, पुर्तगीज भी कहते हैं, और डेनिश भी दिया है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर मिलान करने वाले आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन के आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए आप जान सकते हैं। यानी कि इन सारे क्षेत्रों पर ये सारे पुर्तगाली क्या कहते हैं, यानी कि सारी यूरोपीय कंपनी जो थी किस तरह से, कौन कौन कंपनियां इन पर अधिकार स्थापित करती है, उसके हिसाब से इसका जवाब देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। अगर हम देखें तो पांडिचेरी जिसको हम आज पुदुचेरी कहते हैं, यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, यानी कि यहाँ पर उनका अपना आधिपत्य था। फिर आगे देखें तो गोवा पर देखें तो पुर्तगालियों का क्या था, यानी कि कब्जा था, क्योंकि पुर्तगालियों के एक शासक हैं, यानी कि वहाँ के गवर्नर जनरल है अल्बुकर्क हैं, और उन्होंने क्या किया था, गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुल आदिल शाह से छीन लिया था। फिर है त्रावणकोर, और त्रावणकोर का अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर किसका आधिपत्य था, तो डेनिश का था, यानी कि डेन का था त्रावणकोर। और फिर उसके बाद मद्रास पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि डचों का आधिपत्य था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, या हमारा ए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो काफ़ी, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह सम्मिलित है, और हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन में है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध देखा जाए तो यहाँ पर दो विदेशी, यानी कि दो यूरोपीय कंपनी है जिनके मध्य लड़ा गया है। कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध हुआ है, और यह जब भी युद्ध होता था तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन में वहाँ की जो आपस में मनमुटाव होता था, या वहाँ पर जो तनाव होता था, और उसके वजह से, यानी कि वहाँ पर जब युद्ध होता था इन दो लोगों में, तो फिर उसी युद्ध का प्रभाव देखा जाता हमारे भारत में भी पड़ता था, और यहाँ पर भी, यानी कि ब्रिटेन जब फ्रांस से वहाँ पर युद्ध कर रहा है, या फ्रांस ब्रिटेन से कर रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अपने कंट्री से प्रभावित थी, और फ्रांसीसी कंपनी भी अपने कंट्री से प्रभावित थी, वहाँ से गाइड इन लोगों का होता था। तो फिर ये लोग भी यहाँ पर क्या करते थे, यानी कि इनके जितने भी उपनिवेश थे, यह सारे उपनिवेश इनके आपस में क्या हो जाता था, यानी कि तरह से देखा जाए तो आपस में संघर्ष करने लगते थे, और ये युद्ध करने लगते थे उपनिवेशों को लेकर। जब जब वहाँ युद्ध होता था तो यहाँ पर भी ये लोग अपने में मनमुटाव करके यहाँ पर भी उस युद्ध को करने लगते थे। इस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पर है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य, हमारा आंसर मिल गया पहला ही, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध, यानी कि 1746 से 48, यानी कि 2 साल तक जो चला, उसका मूल कारण क्या था। पहला दिया है ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध, बी में दिया है दक्षिण भारत के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, सी में दिया है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें तो ए बी सी सब कहीं ना कहीं इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध का एक कारण बनता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मूल कारण क्या था, मेन कॉज जो है वो क्या होनी चाहिए, मूल कारण, मुख्य कारण क्या था। सारे कारण तो हैं, लेकिन मूल कारण देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के शासक जो हैं वहाँ के उत्तराधिकार के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के जो शासक के रूप में उत्तराधिकारी की जो नियुक्ति वहाँ पर की जा रही है उसको लेकर प्रभावित होता था, और फिर इस उत्तराधिकार के को कारण मानकर फ्रांस और ब्रिटेन आपस में युद्ध करते थे, और उसी युद्ध का परिणाम था, यानी कि मूल कारण था, जो हमारे फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अपने अपने उपनिवेशों में भी ये लोग क्या करते हैं, युद्ध करने लगते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रिया राज्य की प्राप्ति का युद्ध था। नेक्स्ट 44, कर्नाटक के तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 63 के बीच में हुआ का समापन किस संधि के साथ होता है। पहला दिया है पेरिस की संधि है, और बी में है एक्सला-शापिल की संधि है, और सी में है मद्रास की संधि है। अगर इन संधियों के बारे में हम चर्चा करें तो पेरिस की संधि कर्नाटक तृतीय युद्ध, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का यह परिणाम था, और यह पेरिस की संधि जो 1763 ईस्वी में होती है, और यहाँ पर इस संधि के द्वारा इस युद्ध को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है।
फिर कि एक्सला-शापिल की संधि, एक्सला-शापिल की संधि यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जब होता है, यानी कि 46 से लेकर 1746 से लेकर 4802 साल तक तो होता है, तो उस युद्ध का जो परिणाम होता है आगे चलकर और उसकी जो अंत होती है वह एक्सला-शापिल की संधि के द्वारा होती है। यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि देखें तो यह मैसूर के शासक हैदर अली जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में यहाँ पर युद्ध किए थे और यह विजयी भी हुए थे, और यहाँ पर संधि भी होती है, मद्रास की संधि होती है। और इस संधि में देखा जाए तो हैदर अली का ब्रिटिश से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर काफ़ी अपना आधिपत्य था वहाँ पर, और बहुत सारे इनका अपना मतलब कि मनमानी भी किया गया था यानी कि हैदर अली के द्वारा मद्रास की संधि में, क्योंकि इन्होंने जीत हासिल किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी हारी थी। तो ये हमारा हैदर अली के मैसूर के शासक से संबंधित है। लेकिन इस क्वेश्चन का डिमांड है कर्नाटक के तृतीय युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन यानी कि पेरिस की संधि के द्वारा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, 1760 ईस्वी का वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध अगर देखें तो यह किसके द्वारा है? पुर्तगाली के द्वारा लड़ा गया, या फ्रांसीसी के द्वारा, या डच के द्वारा, या डेन के द्वारा। वांडीवास का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो पुर्तगाली नहीं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। और यह युद्ध क्या था? निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध में यह निर्णय हो जाता है कि इससे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करेगी या फ्रांसीसी करेंगे। फ्रांसीसी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं और वह वापस चले जाते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना पैर फैलाने लगती है। यानी कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? सहायक संधि आप जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था, जो गवर्नर जनरल था, और इसका उद्देश्य क्या था? अगर देखें तो कंपनी हेतु एक नियत आय का प्रबंध करना, कंपनी हेतु, कंपनी के लिए एक नियत आय, भारतीय शासकों से एक नियत आय यानी कि एक ऐसी इनकम जनरेट करना जो भारतीय शासकों से हमेशा वह मिलते रहें, यानी कि प्रति मंथ हो या सालाना हो। फिर है कि भारत में फ्रांसीसियों मतलब कि नेपोलियन के भय को समाप्त करना। फिर सी में दिया है भारत में अंग्रेजी सत्ता की सृष्टा स्थापित करना। क्या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि जो किया गया था उस सहायक संधि का परिणाम इनमें से किसका होगा? अगर सहायक संधि का परिणाम देखें तो यह तीनों होगा। तीनों का मतलब क्या है? एक नियत आय का भी प्रबंध करना ये लोग चाहते थे। फिर उसके बाद देखा जाए तो नेपोलियन जो फ्रांसीसी शासक होता है, इसने क्या किया था? इनके डर से यानी कि पूरे यूरोप को मतलब कि देखा जाए तो वहाँ पर एक क्रांति ला दिया था और सारे यूरोप इसका अधीन होते जा रहे थे, सब पर जीत हासिल करते जा रहा था यह व्यक्ति नेपोलियन। और यहाँ के उपनिवेश यानी कि अंग्रेजी उपनिवेश जो हमारे भारत में थे, इनको भी डर लगता था कि नेपोलियन का अगर प्रादुर्भाव हमारे ईस्ट की तरफ होता है तो फिर मतलब कि यहाँ पर भी क्या होगा, यानी कि हमारे सारे यानी कि अंग्रेजों के सारे उपनिवेश क्या हो जाएंगे? वह बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर यह वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो सहायक संधि, देशी रियासतों वाले के साथ सहायक संधि किया जा रहा है। और उस सहायक संधि में देखा जाए तो अपनी सेना उसी के खर्चे पर वहाँ पर मतलब कि डेवलप करने की बात होती है। और फिर उस सहायक संधि में यह भी दिया जाता है कि आप किसी भी विदेशियों से आप अपना संधि नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर डर इनको सताता था कि आप किसी फ्रांसीसी से आप संधि नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी बात आता है क्योंकि ये लोग क्या करते थे? नेपोलियन से लोग डरते थे। यहाँ पर ये भी बात आता है। दूसरी बात है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे तो हमेशा से करना चाहते थे, तो ये भी क्या होगा? राइट होगा। और इस तरह से देखो तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही हैं। 74 क्वेश्चन, रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से था? तो रिंग ऑफ फेंस की नीति देखें तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी दिया है, फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा रिंग ऑफ फेंस की नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट 48, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत तथा मैसूर के शासक में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था?
किसने इन चारों में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? उसका अपना जलवा था, वह सहायक संधि नहीं माना, लॉर्ड वेलेस्ली की बातों को नहीं माना। पहला ऑप्शन दिया है इंदौर के होलकर ने, बी में दिया है हैदराबाद के निजाम ने, जोधपुर के राजपुतों ने, डी में दिया है मैसूर के शासकों ने। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा दुस्साहस काम किया है ये ऑप्शन, यानी कि इंदौर के होलकर ने वेलेस्ली के सहायक संधि को नहीं माना था, उसको स्वीकार नहीं किया था। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, यहां पर भी क्या करना है, दो सूची दी गई है, ठीक है, और दो सूचियों में देखिए तो एक तरफ हमारा युद्ध से संबंधित है और दूसरी तरफ वो एक संधि है। इनको क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। और पहला यहां पर देखिए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध यहां पर दिया हुआ है। अगर हम देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको पता है कि यह किसके द्वारा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो संधि हुआ था, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर देखें तो समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है, तो हो जाएगा हमारा 4, यानी कि एक्सला-शापिल की संधि से यह क्या होता है, अंत होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था 1746 से लेकर 1748 ईस्वी में। फिर है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अगर देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रिटिश की हार हो जाती है। इसमें ब्रिटिश की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, यानी कि फ्रांसीसी भी यहाँ पर क्या पंगा अच्छा से दे रहे हैं, इनको पंगा लेने पर उनको काफी जबरदस्त शिकस्त दे रहे हैं। सी में देखा जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध अभी हम लोग चर्चा किया था कि पेरिस की संधि से इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। और यह पेरिस की संधि कहाँ हुई थी, यह वहाँ यूरोप में, वहाँ पेरिस में, जहाँ पेरिस है वहाँ पर संधि होती है और उसका इफेक्ट हमारे भारत पर पड़ता है। वहाँ संधि हो रही है तो यहाँ भी संधि हो रही है, वहाँ युद्ध हो रही है तो हमारे भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजी उपनिवेश आपस में क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखें तो प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध क्या है, एक निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजी शासन को क्या, अंग्रेजी सत्ता को क्या किया था, पराजित कर दिया था। और इसके बाद मद्रास की संधि होती है, यानी कि निर्णायक युद्ध इसलिए कहा गया है, इस युद्ध में क्लियर हो गया था कि हैदर अली क्या करेगा, वह पूरे भारत पर राज्य करेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो मद्रास की संधि की जाती है, इस मद्रास की संधि में जिस तरह का मतलब कि एक तरह का एक संधि को थोपा जा रहा है अंग्रेजों पर, और वह मजबूरन सब मान रहे हैं यहाँ पर हैदर अली के द्वारा जो थोपा जा रहा है, तो यहाँ पर ये बात आती है। लेकिन अंग्रेजों को इस युद्ध से इतना अपमानित महसूस होता है कि आगे चलकर फिर द्वितीय भी मैसूर युद्ध लड़ा जाता है, तृतीय भी, चतुर्थ भी लड़ा जाता है, और खास करके देखा जाए तो द्वितीय में हैदर अली पराजित हो जाता है। और फिर पराजित होता है तो वहाँ पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसको आगे बढ़ाता है, उसको कंटिन्यू करता है, और फिर तृतीय और चतुर्थ भी युद्ध करता है, और चतुर्थ में क्या हो जाता है, वह मारा जाता है। तो इस तरह से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पर होगा, यानी कि पहला का 4 है और पहला का 4, ऐसा अगर ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा सी ऑप्शन में है। और इसी से सिर्फ एक अगर सही है यहाँ पर, पहला का 4 अगर आपको कंठस्थ याद है तो उसी से आप पूरे ऑप्शन को टिक कर लिए यहाँ पर, यानी कि सी का हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था। पहला दिया है कि कर्नाटक के मूल राजनीति में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की भागीदारी। मूल कारण के बारे में करना है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये भी सत्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर करना है कि मूल कारण क्या है। बी में कह रहा है कि अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर निकालने की डुप्ले की महत्वाकांक्षा, ये भी कारणों में आता है, लेकिन मूल कारण हमको ढूंढना है। मूल कारण ये भी नहीं हो सकता है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार प्रतिस्पर्धा, ये भी था। डी में कह रहा कि ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति युद्ध, जिसके कारण ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए, यही तो था। ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे, ठीक है, उनको उत्तराधिकार को प्रश्न को लेकर यहाँ पर उनसे युद्ध हुआ है, और यह डी ऑप्शन ही है, यानी कि यही मूल कारण है। इसकी वजह से देखा जाए तो इसका इफेक्ट हमारे भारत में, यानी कि भारत के साथ साथ बाकी जितने भी यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी उपनिवेश थे, वो सब पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है इस युद्ध का, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन का सेट क्या होता है, समाप्त होता है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग
क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर भी करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।